बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, शहजाद अकबर ने कहा है कि कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ का बेताबी से इंतज़ार हो रहा है। ट्रिब्यूनल का फैसला उनके खिलाफ आता है तो उनको बरतानिया छोड़ना पड़ेगा। शहबाज शरीफ केस में FIA ने चलान जमा करा दिया है। 28 बेनामी अकाउंट्स के जरिए 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मशीर दाखिला बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के दौरानिए में शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे। रमज़ान शुगर मिल्स में मुलाजमीन के अकाउंट्स खुलवाए। केस का चलान मुकम्मल करने में 1 साल का अरसा लगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का शुगर के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं। इसहाक डार ने बेनामी अकाउंट्स खुलवाए। शहजाद अकबर का कहना था कि गुलजार अहमद की तनख्वाह 12,000 थी, ताहम 1.2 अरब गुलजार अहमद के अकाउंट में आए। गुलजार अहमद का अकाउंट उसकी वफात के बाद भी चलता रहा। उन लोगों ने इकरार किया है कि उनके अकाउंट खोले गए। इकरार किया है अकाउंट खोलने के बाद उनसे चेक बुक्स ले ली गई। शरीफ फैमिली FIA की तहकीकात के दौरान ताउन नहीं किया। मशीर दाखिला ने मजीद कहा कि चीनी का कारोबार ही क्यों ना हो, बेनामी अकाउंट्स खोलना जुर्म है। मनी लॉन्ड्रिंग में शहबाज शरीफ बहुत तरबियत याफ्ता हैं। दूसरों के अकाउंट इस्तेमाल करके वारदातें की गई। FIA ने चलान मुकम्मल करके जमा करा दिया। ख्वाहिश है उन मुकदमात का जल्द अज जल्द नतीजा निकले। इनका कहना है बरतानवी कानून के मुताबिक किसी मुजरिम को विजिट वीज़ा नहीं मिल सकता। नवाज शरीफ बरतानिया इलाज के घर से गए थे जो कि उन्होंने नहीं कराया। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में अभी इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आज मेरा बड़ा ही पर्टेनेंट पैनल है फॉर दिस। मेरे साथ हैं सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। मेरे साथ हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और मेरे साथ उज़मा रियाज जदून हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, सर मैं बात का आगाज़ आपसे करूँगा। शहजाद अकबर साहब के ये जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि हमने पूरा डाटा, तमाम जो चीज़ें थी FIA ने वो प्रोवाइड कर दी हैं और अब ट्रिब्यूनल का फैसला आना है। उस फैसले के बाद शहबाज शरीफ साहब भी पकड़े जाएंगे और नवाज शरीफ साहब डिपोर्ट भी होंगे। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? बहुत शुक्रिया काजी साहब। सच्ची बात तो यह है कि पिछले दाखिला है कि इस किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पहली दफे नहीं की और वो हमेशा बड़े एतमाद से कौम को गाइड करते हैं और जो छोटी सी स्टोरी बना के वो पेश करना चाहते हैं कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना हमेशा दुश्वार होता है। जिसकी वजह से शुनीद है कि उनकी पार्टी में भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं और पार्टी लीडर हैं वो उनसे इंतहाई नाखुश भी हैं कि उन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया। डिलीवर इसलिए नहीं किया कि उनका काम है, वो स्टोरी टेलर हैं और जब उनका दिल करता है आके एक छोटी सी अजीब सी स्टोरी बना के पेश कर देते हैं। ये स्टोरी तो उनको कोर्ट में जाके बतानी चाहिए जो तरीकाकार है, और अवाम को स्टोरी की जो कंफर्मेशन है उससे बहुत पहले मिसगाइड कर दिया जाता है ताकि जो हमारे मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं उनको उनकी जो साथ है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। इससे ज्यादा ना उनका कोई मकसद है और ना उन्होंने इससे ज्यादा मकसद हासिल किया है। मैं समझता हूँ कि मशीर दाखिला में जो स्टोरी अब बनाई है तो ये पहली नहीं है। इससे पहले बड़ी स्टोरियां बनाई और कभी 18 सवाल करते थे मुस्लिम लीग नून से कि जो इनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। उनका काम है चलान जो उनको 1.5 साल ऑलमोस्ट लगा चलान पेश करने में। अब मुझे बताइए कि 16 अरब, 40 अरब, 30 अरब, 50 अरब इस किस्म की फिगर जितने इस्तेमाल से पोस्ट की जाती हैं तमाम पार्टी अपोजिशन के हवाले से, मैं समझता हूँ कि इनको तो कुछ काम ही नहीं करना चाहिए। इनको तो चलान कोर्ट में पेश करके और इन तमाम लीडर्स हज़ार से पैसे रिकवर करें तो ये इनके तुम्हारे तमाम जो लोग भट्ट साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। भट्ट साहब अभी हैं ये सिर्फ अब उनको जिस गवर्नमेंट को इस वक्त जिस मायूसी का सामने, लेकिन भट्ट साहब मेरी बात जी ठीक है भट्ट साहब, लेकिन सवाल ये है सर, मेरा सवाल ये था, इमरान खान की शिद्दत से ख्वाहिश है कि वो शहबाज शरीफ को किसी
बहाने से अरेस्ट कर रहे हैं और उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि कोर्ट ऑफ लॉ में भट्ट साहब आपको आवाज आ रही है जी मेरी? और इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करते हुए इंशाअल्लाह हमारी लीडरशिप को प्लीज। ठीक है भट्ट साहब आपको आवाज आ रही है जी मेरी आवाज आपको आ रही है जी? जी आ रही है जी। अच्छा, मैं सवाल ये कर रहा था, वो आपको आवाज शायद नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था 28 बेनामी अकाउंट्स के जरिए 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और शहजाद अकबर कह रही है इसका पूरा हमने FIA ने अब सबमिट करा दिया है कोर्ट्स के अंदर। सो इसके ऊपर आप क्या करेंगे? और वो जो एक साहब हैं जिनके 12,000 अकाउंट उसकी तनख्वाह थी और उसके बाद गुलजार अहमद खान, उसका 1.2 अरब रुपया उसके अकाउंट से आया। साहब देखिए, अगर ये मेरिट के ऊपर वाकई इनके पास प्रूफ है तो आप गौर कीजिए कि पिछली हाजिरी पे इन्होंने अपनी पसंद के कोर्ट में इसको चालान पेश करने की इंतहाई कोशिश की, जिसमें इनको नाकामी हुई। अगर ये मेरिट पे बात है तो कोई बात नहीं, वो पता चल जाएगा। ऑनेस्टली मैं जो है, क्योंकि मियां फैमिली के अकाउंट्स के बारे में मुझे डायरेक्ट इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये सब जो बेकार की चीजें हैं और ये कोर्ट में साबित हो जाएंगी। लेकिन उनका मकसद ये है कि जब तक कोर्ट में केस जाएगा और हियरिंग होगी, उस वक्त तक कौम को जो है वो गुमराह किया जाए। और आप गौर कीजिए कि गुमराह करने के बावजूद जिस तरह इनकी पिटाई हुई है, अपने अभी जो हमारे इलेक्शन हुए हैं अपना, मैं आता हूं जी, मैं इलेक्शंस पे भी आता हूं सेनेटर साहब, मैं इलेक्शंस पे आता हूं सर। बात को बाई करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक पॉइंट आ गया आपका। ख्वाजा साहब आपकी तरफ आता हूं सर। ये जो शहजाद अकबर साहब ने पूरा एक केस हमें कल बताया और हमने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल दैट, ऐसे बहुत सारे केसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के भी हैं और इन सारी चीजों को लेकर है। जो सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब का व्यू है कि जी कोई चीज प्रूफ अभी तक नहीं हुई, लेकिन ये सिर्फ एक ढकोसला है जो दिया जाता है पूरी अवाम को हर कुछ अरसे के बाद। व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट जी? अब ये शहजाद अकबर भी इसी तरह है जिस तरह सैफुर रहमान था, और इस तरह के किरदार पाकिस्तान की तारीख में बहुत से आपको नजर आएंगे जो कि तनख्वाह लेते हैं और स्टोरी बताते हैं और आखिर में कुछ साबित नहीं होता है। साबितियां सजा तो अदालत को देनी है ना। अब ये किस तरह कहते हैं कि ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ नहीं होगी, तो एंजॉय करें इनकी स्टेटमेंट से। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हर दौर में इस तरह के जो लोग आते हैं इस तरह की बातें करते हैं, और असल जो मसले मसाइल हैं आवाम के, गुर्बत, बेरोज़गारी, अफरा तफरी, ये सब चीज़ों पर तवज्जो दें। तो उस चीज़ पर तो कोई तवज्जो मौजूदा हुकूमत नहीं दे रही है। इस तरह की बातों को आप क्या नाम दे सकते हैं? टीवी पर सीरीज़ आती हैं, फिक्शंस स्टोरीज आती हैं, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, पर आवाम के मसलों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के लोग आपको हर दौर में नजर आएंगे। और नहीं ख्वाजा साहब मुझे एक चीज़ बताएं, ये जो अब FIA तहकीकात वो कह रहे हैं उन्होंने पूरी कर ली हैं और तहकीकात के अंदर ये लोग उनके साथ ताउन नहीं कर रहे थे, चीनी के कारोबार का उन्होंने मेंशन किया, बेनामी अकाउंट्स का मेंशन किया, आपका ख्याल है ये सब कुछ एक इन्होंने चीज़ क्रिएट की है, ऐसा कुछ भी नहीं था जी? देखिए, इस तरह के इल्ज़ाम हम पर भी लग चुके हैं, पर चीज़ें प्रूफ तो नहीं हुई है ना। जरदारी साहब पर, शहीद बेनज़ीर पर, हमारी दूसरी क़यादत पर, और मुख्तलिफ पॉलिटिकल, देखें काजी साहब 47 से ऑनवर्ड, 47 में जब पाकिस्तान बना था ना, तो हमारे सिंध में अयूब खोड़ो की हुकूमत थी। अयूब खोड़ो ने जवाब दे दिया था कि कराची को हम कैपिटल नहीं, कराची को हम वफा के हवाले नहीं करेंगे। तो उस बुनियाद पर उसकी हुकूमत को सैक किया गया, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने टाइपराइटर चोरी की है। 47 की बात है, पाकिस्तान बनने के कुछ महीनों के बाद। सेम वाज देयर इन NWFP, जिसको KP आजकल नाम देते हैं। खान साहब, वहाँ डॉक्टर खान साहब थे, उस पर भी करप्शन के एलिगेशन लगे। इसी तरह बंगाल में जो ये पाकिस्तान बनने से 6-8 महीने में ये चीज़ें हुई हैं, तो पाकिस्तान में तो ये करप्शन वाली बात तो 47 से चल रही है। ठीक है, और कभी भी प्रूव नहीं हुई है, तो ये बेसलेस बातें हैं, इसकी कोई वजन नहीं है। ओके,
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेनेटर साहब आपके पास आता हूँ। उस्मा रियाज जदून भी जी हमें बस कनेक्ट कर रही हैं। सेनेटर साहब मुझे एक चीज़ बताएं, एक लिस्ट ऑफ एलिगेशंस है, एक लिस्ट ऑफ चार्जेस हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर हैं, जिनको आप लोग जब भी आते हैं आप लोग डिफेंड कर रहे होते हैं। सर इस केस को, ऐसी चीज़ों को कोर्ट ने सेटल करना है। सो जो ये एक डिस्कनेक्ट हम देखते हैं हुकूमत की तरफ से आता है कि जी आप लोग कोऑर्डिनेट नहीं करते, आके आप लोग डेट्स ले लेते हैं, आप चीज़ों को आगे लिंगर ऑन करने की कोशिश करते हैं और जो कोर्ट्स हैं उनको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, उनके वर्डिक्ट्स को। सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, अगर ये लिंगर ऑन की कोशिश हम करते हैं तो अब गौर करें कि इनको 1 साल चालान पे, 1 साल चालान पे, और उसके पहले भी जितने इल्जाम लगाए वो इल्जाम की हद तक है इन्होंने चालान पेश नहीं किया या उनकी तकनीकी गलती करके जानबूझ के उसे जान छुड़ाई। सर ये देखिए, बात ये है, कोर्ट्स भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे हैं, और मियां शहबाज हर कोर्ट की हेयरिंग पे जाते हैं, इंशाल्लाह जाएंगे और देखेंगे, अगर अपना केस लड़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कौन को तसल्ली हो जाएगी और ये तो बदनाम हो ही जाएंगे, पहले ही बदनाम है। अब ये थोड़ा सा सहारा दूसरे नया एलिगेशन लगा के तो तुरंत बेचने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली फिर इनको ये हंस के खत्म हो जाएगा। पर जो इनकी हुकूमत की हालत है इस वक्त, सच्ची बात है, तो ये वो जो क्या कहते हैं आखिरी सिस्टम पे हुकूमत है, और वो चाहते हैं कि इस तरह के छोटे 2-3 स्कैंडल जो हैं उनको क्रिएट करके तो कौम को तसल्ली दी जाए और मिसगाइड किया जाए इस वक्त पे, जबकि कौम जो महंगाई की चक्की में पूरी तरह पिसी है और परेशान है और इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है, उनको फर्दर मिसगाइड किया जा रहा है। अब देख लेंगे इंशाल्लाह कि इनको बशीर दाखिला को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बड़ी शौक है और समझते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब मैं एलिगेशन लगा देता हूँ तो इसका मतलब मेरा काम वहां पे खत्म हो गया। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, पॉइंट आ गया जी आपका। और इंशाल्लाह जब साबित नहीं कर सकेंगे उससे मेरा ख्याल पहले कहीं शायद इनकी, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा यहाँ पे। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया भट्ट साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं है कि ये इतनी देर तक लास्ट नहीं करेगा। ठीक, पॉइंट आ गया आपका। उस्मा रियाज जदून ने भी जी हमें ज्वाइन कर लिया। उस्मा थैंक यू वेरी मच जी फॉर ज्वाइनिंग। उस्मा मुझे सबसे पहले बताइएगा, शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ का बेताबी से इंतजार हो रहा है, और जो डाटा था ट्रिब्यूनल का फैसला आने पर हम डाटा वो प्रोवाइड कर चुके हैं, एफआई अपनी चीज़ें पूरी प्रोवाइड कर चुका है। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब और सेनेटर करीम ख्वाजा साहब का ये व्यू पॉइंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्पेसिफिकली जो बशीर दाखिला हैं ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके बाद वो इनको सजा दिलवा सके। क्या कहेंगी आप? थैंक यू काजी साहब। असल में मसला ये है ना कि देखें, जो एफआईए ने इस वक्त जो चालान पेश किया है उसकी बेसिस के ऊपर शहजाद अकबर साहब ने फैक्ट्स एंड फिगर लोगों के सामने रख दिए हैं, और ये अब अगर देखा जाए तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अदालत के सामने जाएंगे, और इस पे अदालत के अंदर जो हैं वो जवाबदेह होंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो जवाबदेह भी होंगे। असल में मसला ये है कि जी जो बेनामी अकाउंट्स थे वो आपको भी पता है, हम सबको भी पता है कि बेनामी अकाउंट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा सामने आए भी हैं। उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और जो उनका रिकॉर्ड मौजूद है उसके ऊपर जाहिर है जवाबदेह तो इन्होंने होना है कि भाई ये कहाँ से ट्रांजैक्शंस होती नहीं हैं, इसके रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास मौजूद है, और ये अदालत के अंदर ऑलरेडी ये काम चल भी रहा है। तो मैं ये समझती हूँ लेट द कोर्ट डिसाइड कि वो क्या डिसीजन लेती हैं और क्या करती हैं। ये सब जुडिस मैटर भी है, तो ये है कि अगर हम अदालतों पे छोड़े तो बेहतर है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत सी चीज़ें ऑपोजिशन के खिलाफ आ भी नहीं है, और इसको जो है मैं ये समझती हूँ कि ऑपोजिशन को भी अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने के लिए, अपनी उस चीज़ को साबित करने के लिए अदालतों में जाना भी चाहिए, और इसके ऊपर कोई बेहतर राय लोगों की कायम करवानी भी चाहिए कि आया ये चीज़ इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है या आया ये जो चीज़ है बिल्कुल ठीक,
ठीक है। उस्मा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह अभी आप बात कर रही हैं और अभी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं शहजाद अकबर की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हमें 1 साल लगा है इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में। सो अब जो आप लोगों ने एविडेंसेस, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, एविडेंसेस जो प्रोवाइड किए हैं, कितनी ऑप्टिमिस्टिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ऑब्वियसली शहजाद अकबर साहब वगैरह, कितनी कोई श्योरिटी इन्होंने दी होगी प्राइम मिनिस्टर को एंड ऑल दैट कि जी इसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी और हम लोग इनको पकड़ सकेंगे, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को, इन तमाम केसेस के अंदर? देखें, एक चीज तो मंसूर साहब, यही चीज आप सबको भी पता है और खान साहब भी, क्योंकि वो कहते हैं कि जी उनकी जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स करप्शन, और वो इस करप्शन को खत्म भी करना चाहते हैं। और हमने जो वोट लिया है वो इस बेसिस पे भी हमने लिया है कि जी जो इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर जिस तरह से पाकिस्तान को लूटा और पाकिस्तान की हक हलाल की, लोगों की खून पसीने की कमाई जिस तरह से बाहर लेकर गए, बेनामी अकाउंट्स बने गए, उनके थ्रू ट्रांजैक्शंस होती रही, ये सारा कुछ। तो देखें जी, इसके ऊपर हमने जाहिर है काम करना भी है, हमने भी करना है, और बाकी जो इदारे हैं उन्होंने करना है। देखें, एक चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगी, 2013 के इलेक्शंस के बाद जिस खान साहब के ऊपर भी एलिगेशंस लगती थी कि जी खान साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, उस वक्त आपको पता है ये सब हुकूमत में थे, तो खान साहब ने इनको बार बार ये चीज कही थी कि भाई आप हुकूमत में हैं, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करें और जो एविडेंस आपको मिलते हैं वो मुल्क को कौम के सामने पेश बताएं। तो यही चीज जी मैं ये समझती हूँ, अगर सपोज ये चीजें गलत हैं और अगर हमारे जो हमारी लोगों के पास जो प्रूफ्स हैं, जो इन लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जी इन्होंने किस तरह से, कहां पे, कैसे करप्शन की, तो जाहिर है इनके पास भी प्रूफ्स ऑटोमेटिकली होने चाहिए और होंगे भी कि भाई हमने ये करप्शन नहीं की हुई है, तो अपनी आपको क्लियर कर दें अदालतों के अंदर, और इससे इनका अवाम में भी इमेज अच्छा होगा। मैं तो ये समझती हूँ इन्हें प्रूव करना भी चाहिए, जाना भी चाहिए और बताना भी चाहिए। पॉइंट आ गया जी आपका, बिल्कुल सही है, प्रूव भी करना चाहिए और बताना भी चाहिए, बिल्कुल। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक का जी मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। जिस वक्त ब्रेक से वापस आते तो इस्लामाबाद के अंदर OIC के वज़राए ख़ारजा कौंसिल का 17वां इजलास हो रहा है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कल ये कर रहा है। क्या है ये इजलास और इससे पाकिस्तान क्या हासिल करना चाह रहा है, इस पर बात करेंगे। और मेरे साथ एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब भी होंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान 19 दिसंबर यानी कि कल को OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल का 17वें इजलास की मेज़बानी कर रहा है। वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास बुलाने की तजवीज़ सऊदी अरब ने दी थी, पाकिस्तान ने कॉल का खैर मकदम किया और सेशन की मेज़बानी की पेशकश कबूल की। इजलास में OIC रुकन ममालिक और मुबस्सिरीन के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। शुरका में अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी, इटली समेत गैर रुकन ममालिक मदऊ हैं। जापान, यूरोपीय यूनियन और अफ़गान हुक्काम भी शरीक होंगे। इस पर बात करेंगे सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब। सर, OIC की मीटिंग और वज़राए ख़ारजा कल हुई है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं हमारी और पाकिस्तान क्या इससे अखज़ करने जा रहा है जी? मैं आपके सवाल का आखिरी फिक्रा नहीं सोच सका, लेकिन बहरहाल जो मैं समझ पाया हूँ OIC के हवाले से, काई साहब देखिए, OIC डेफिनेटली मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, और अनफॉर्चुनेटली ये है कि इसका एजेंडा भी यही होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये प्योरली इस्लामिक ममालिक जो हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं इन रिलेशन टू द वर्ल्ड उनको हाईलाइट करने में या उनको रेजोल्यूशन करने में इसका काम होना चाहिए। लेकिन देखने में ये आया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अनफॉर्चुनेटली अपने इस ऑब्जेक्ट में बड़ी पूरी तरह फेल हुई है। पाकिस्तान का शुरू से मसला कश्मीर का है, पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा मुसलमानों के इंटरेस्ट के लिए नहीं, लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने मुसलमान ममालिक का इकट्ठ करके तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे
बिहाइंड द सीन किसी और स्कूल ऑफ थॉट का पर्सन हल हो गया। आप ये देख लीजिए कि इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 45 के करीब ममालिक के वज़ीर खारजा शरीक हो रहे हैं, एंड इट कुड हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, और इसमें से बड़ी अच्छी चीजें जो है वो अखज़ की जा सकती थी। लेकिन वी बीइंग द होस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा शुरू से ही डे वन से कश्मीर का मसला है, मुझे बताएं कि ये पाकिस्तानियों की इंटेग्रिटी की इंसल्ट नहीं है कि पाकिस्तान वी आर दी होस्टिंग मेंबर, और ना कश्मीर का मसला उसमें डिस्कस होगा और ना फिलिस्तीन का होगा। मुझे ये बताइए हमारा क्या मतलब हमें क्या फायदा है इस मीटिंग का जो कि हम होस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मैं ये डर रहा हूँ कि इससे जो मकासद हल होंगे, अब देखिए अमेरिका अटेंड कर रहा है, और अगर अमेरिका अटेंड कर रही था और ये मेरिट के ऊपर ही दूसरे ममालिक भी एज एन ऑब्जर्वर अटेंड कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट चाइना, व्हाई नॉट रशिया? तो इससे ऑलरेडी बड़ी प्रेजुडिस फीलिंग जो है वो जाहिर वेरी राइट, वेरी राइट, और खास तौर पे पाकिस्तान ठीक हो गया होस्ट। ठीक। अगर हमारा मसला हल नहीं हो रहा तो मैं समझता हूं कि हमें किसी ना किसी हवाले सर बड़ा इंपॉर्टेंट आपका व्यू पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट है। ख्वाजा साहब मुझे एक चीज़ बताएं, अफगानिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की फौरी मदद ना की गई तो इंसानी बहरान मजीद बढ़ सकता है, हमसाया ममालिक की माशी तबाही के असरात दीगर ममालिक पर भी पड़ेंगे। ये पाकिस्तान का इस वक्त व्यू पॉइंट है फॉरेन ऑफिस का, और ज़रा सी जो गफलत है वो पूरे खित्ते को मुतासर कर सकती है। सर पहले ज़रा अफगानिस्तान पे आते हैं, क्या ये पाकिस्तान का जो व्यू पॉइंट है इसको दुनिया मान लेगी जिस तरह हम लोग बता रहे हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमेशा कहा जाता है कि अमेरिका मुश्किल वक्त में हमें छोड़कर चला जाता है। सो कैसे आप देख रहे हैं ओआईसी के इस इजलास को? देखें, ओआईसी का इजलास अनफॉर्चुनेटली नाकाम किया है। फ़लस्तीन का इशू हो, कश्मीर का हो, यमन का हो, दीगर इश्यूज हो, सीरिया का हो और टेररिज्म का हो, कभी उन्होंने कोई ऐसा इफेक्टिव रोल नहीं किया है। अफगानिस्तान पर दो राय हैं सारी दुनिया में। बहुत से ममालिक तालिबान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, ये सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा है, तो सऊदी में तो इन्फ्लुएंस अमेरिकन हैं, तो चीज़ें वही होंगी जो अमेरिका चाहेगा इस कॉन्फ्रेंस में। और अमेरिका भी तालिबान के हवाले से ह्यूमन राइट्स, वुमेन इश्यूज, चिल्ड्रन इश्यूज, दीगर जो एलिगेशन यूनाइटेड नेशन ने भी लगाए हैं 2-3 दिन पहले, तो ये एक चंदे की मीटिंग है, और चंदे की मीटिंग इतनी कामयाब नहीं होगी। जो हम चाह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान के पैसे जो अमेरिका ने होल्ड किए हुए हैं वो नहीं होंगे, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो है मीटिंग इतनी कामयाब होगी। ठीक है, इसलिए कि तालिबान जो है पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है, और टीटीपी जो है वो हम समझते हैं कि एक ही बात है, ठीक है, तालिबान और ये, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज पर जो अटैक्स हालिया दिनों में हुए हैं, तो उसको भी वो टॉलरेट करने के लिए या हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। अफगान तालिबान की बात है, ठीक तो है, ये टोटल फ्लॉप शो होगा जो हमें नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा उस्मा, आपकी तरफ में आता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अफ़गानिस्तान इस वक्त हालात जो उसके हैं मौशी और इंसानी बहरान है, ये हम सबको पता है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे पाकिस्तान की बड़ी तशवीश भी है, ये भी हम सबको पता है। जो यूएस का किरदार रहा है वो हम सबको पता है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर आज पाकिस्तान जो अभी सेनेटर हजरात कह रहे हैं, क्या वाकई सिर्फ कुछ मिल जाए वहां से इस पर्पस के लिए कर रहे हैं, या इसकी कोई ब्रॉडर पिक्चर भी आप समझती हैं है जी? देखिए मंसूर, मुझे इस बात का अफसोस होता है कि कोई भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर अगर अच्छी हो रही है तो उसको आप अप्रिशिएट करने की जगह वो कहते हैं ना, तनकीद बराए तनकीद ही करते रहना, और उस चीज़ की जो एक अफादियत है उसको ख़त्म करना या कम करने की कोशिश करना, ये मैं समझती हूँ कि यही हमारी अपोजिशन का शेवा है। उनको इस चीज़ से निकलना चाहिए। अब ये सोचें 40-41 साल के बाद इस वक्त यहाँ पे ओआईसी के सबमिट हो रहा है, आपको तो इसमें खुश होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है अफगानिस्तान के हवाले से और यूएन की रिपोर्ट के ऊपर कि 50% आबादी इस हंगर इंडेक्स के अंदर है, और अगर इसको हमने टाइमली मैनेज नहीं किया तो एक इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। और उसके ऊपर आप देख लें जिस तरह से ओआईसी के
तमाम इस्लामिक कंट्रीज के जो सरबराहान है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और अभी जैसे उन्होंने बात की कि P5 जिस तरह से चाइना के, इसके रूस के, ब्रिटेन के, ये अमेरिका के, फ्रांस के, ये तमाम लोगों के, इनके हाईली ऑफिशियल्स यहाँ पे इनवाइटेड हैं, इनकी ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है, वो सब यहाँ पर आके इसको देखेंगे। इसके ऊपर जो अगर देखा जाए इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, जिसको इस तरह से हमने देखिए, दो तरह के पाकिस्तान को इसमें फायदे हो रहे हैं। बिल्कुल एक तो ये कि अफगानिस्तान इशू के ऊपर सबसे पहले पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया। दूसरा जी, अपने अगर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान ने पीस एंड सिक्योरिटी के हवाले से ये अहम इक़दाम उठाया है कि जब तक अफगानिस्तान के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी नहीं होगा, वहां पे बहरान को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो इंसानी बहरान के साथ साथ आपके अपने के लिए भी मौजूद है। मैं समझती हूँ इसमें पाकिस्तान को और इस गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करना चाहिए। और जिस तरह से अगर देखा जाए हमारे फॉरेन ऑफिस ने जबरदस्त काम किया इसको अरेंज करने में और इस इवेंट को लेकर आने में, तो ये तो क्रेडिट देना चाहिए, ना कि इसको आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसमें आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे नाज़रीन ज्वाइन किया एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर OIC के वज़रा ख़ारजा की मीटिंग हो रही है लाहौर के, पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, और एक ये जो व्यू पॉइंट दिया जा रहा है, जो इस वक्त अभी अर्लियर एम्बेसडर्स भी दे रहे थे कि जी अफगानिस्तान की बात हो रही है, लेकिन क्यों नहीं कश्मीर की बात हो रही, क्यों नहीं फ़लस्तीन की बात हो रही? अगर अमेरिका भी आ रहा है तो ये तो एक बड़ा अच्छा जगह थी, एक अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास कि ये चीज़ें भी हाईलाइट होती और उन पे प्रॉपर एक डिस्कशन होती। क्या कहेंगे सर इस पर? देखें, ये एक तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है जो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और दूसरे OIC ममालिक की कोऑपरेशन से ये जो मीटिंग की जा रही है, एक बहुत अच्छा इक़दाम है जिससे अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं उनको बेहतरी की तरफ ले जाने में सियासी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, मुआशी तौर पे और ह्यूमैनिटेरियन एंगल से बेहतरी की तरफ ले जाने में बड़ी मदद मिलेगी। हमें ये समझना चाहिए कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है, ये नॉर्मल कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन जो है वो ख़ास एक सब्जेक्ट के लिए, एक या दो सब्जेक्ट के लिए बुलाए जाती हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही है कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं, जो नाजुक हालात हैं, उनकी तरफ OIC के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी और दूसरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी तवज्जो मबसूल करवाई जाए और ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे वहाँ पे हालात को बेहतर बनाने में, स्टेबलाइज करने में मदद मिले। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हुकूमत पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर ले रही है। और इसमें जहाँ तक मुझे पता चला है काफ़ी ज़्यादा तादाद में OIC के फॉरेन मिनिस्टर शरीक हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे दूसरे अहम ममालिक हैं जैसे चाइना है, रशिया है, US है, फ्रांस है, UK है, जर्मनी है, इटली है और दूसरे ममालिक जो हैं जो OIC के मेंबर स्टेट्स नहीं भी हैं, उनके नुमाइंदे भी जो हैं इसमें ऑब्जर्वर्स के तौर पे या गेस्ट के तौर पे शरीक होंगे। तो हमें तो इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है कि अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए। और इसके लिए जो हम यहाँ से OIC की मीटिंग के बाद एक मैसेज आ सकता है तालिबान को भी, अपनी पॉलिसीज को मॉडरेट करें, अपने हुकूमत को उसकी पॉलिटिकल बेस को ब्रॉडन करें, अपनी पॉलिसीज को बेहतर बनाएं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज जा सकता है कि वो ये जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है, जो हालात हैं वहाँ पे उनको ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस वहाँ पे डेवलप हो रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हो रहे हैं उनको हल करने में उनकी मदद करें। अच्छा एम्बेसडर साहब, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, अभी ये भी बात हो रही है कि जी OIC की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, अपनी इफेक्टिवनेस क्या है। हम लोग बिल्कुल ये चीज़ सारा मैनेज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और बड़ी खुशाइंद चीज़ है, लेकिन उसकी अपनी इफेक्टिवनेस कितनी है चीज़ों को एड्रेस करने के लिए? कश्मीर का इशू गया था, नहीं एड्रेस हुआ, फ़लस्तीन का गया, नहीं एड्रेस हुआ। अब अगर हम अफगानिस्तान की पूरी सिचुएशन जो ऑब्वियस एक बहुत क्रिटिकल है, अगर हम इसको वहाँ पर उस फोरम पर लेकर जा रहे हैं, कितने % ऑब्जेक्टिव है हमारी अप्रोच है और किस उसका रिजल्ट ओरिएंटेड अगर हम देखें कितने % आप इसको रेट करेंगे? मैं समझता हूं कि पहले तो ये कहना कि OIC का कोई कश्मीर पे या फ़लस्तीन पे अहम किरदार नहीं रहा तो बिल्कुल ये गलत बयानी होगी।
दुनिया में एक फोरम है जहाँ पे हम कश्मीर पे अगर रेजोल्यूशन हमने अपनी मर्जी के मनवानी होती है और अडॉप्ट करवानी होती है तो OIC है। वहाँ पे हम जब भी अपनी रेजोल्यूशन पिछले कोई 30 साल से लेके जा रहे हैं तो वो हर दफा किसी ऑब्जेक्शन के बगैर अडॉप्ट होती हैं, बल्कि एक ही 3 रेजोल्यूशन अडॉप्ट होती हैं। फलस्तीन जो है मुस्तकिल तौर पे हमेशा OIC के एजेंडा पे होता है। अब ये आप कह सकते हैं कि ये इन रेजोल्यूशन के बावजूद OIC जो है इन मामलात पे अपनी मर्जी के मुताबिक जो है फैसले करवाने में इंटरनेशनल कम्युनिटी से कामयाब नहीं हो सकी। वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब अफगानिस्तान जो हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है वहाँ पे एक बड़ी एक नाजुक किस्म की सूरत हाल डेवलप हो रही है जिसमें हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद की जरूरत है, हमें दूसरे इस्लामी ममालिक की मदद की जरूरत है, कोऑपरेशन की जरूरत है। फोरम के जरिए अगर हम वो मदद और वो कोऑपरेशन को सिक्योर कर सकें और उससे अफगानिस्तान के हालात को बेहतर बनाने में मदद मिले तो हमें उसमें क्या मुज़ायका है, क्यों ना हम करें। और बिल्कुल अच्छा कदम उठाया गया हुकूमत पाकिस्तान ने और इस मामले में उनकी हमें पूरी सपोर्ट करनी चाहिए और इस कदम को तहसीन की निगाह से देखना चाहिए। ठीक हो गया। जावेद हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबा पंजाब जिला खानेवाल में एक सूबाई हल्के में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी हासिल की। PP 206 खानेवाल के तमाम 183 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम 94,764 वोट हासिल किए। PTI की नौरीन निशात 33,030 वोट लिए और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने 15,069 वोट्स हासिल किए और TLP के शेख अकमल ने 9,569 वोट हासिल किए। भट्ट साहब, सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर मैं एक एनालिसिस देखूं जो मैं देख रहा था, आप लोग 10,000 की लीड से जीते हैं इसके अंदर, 10,000 की लीड से जीते हैं इसके अंदर। और पिछली दफ़ा आप लोगों को 51,000 वोट थे, इस दफा 47,000 वोट मिले हैं। सर, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या वोट बैंक कम हुआ है वहां पर, क्या वजह आप देखते हैं इसकी? जी भाई साहब, मुझे प्लीज 1 मिनट दीजिए, मैं OIC के बारे में कमेंट करना चाहता हूँ। जी सर, सवाल की तरफ आता हूँ, इजाजत हो तो। सर, ये बात तो हमारे PTI की भी और पीपल पार्टी के भी सब दोस्त मान गए हैं कि OIC की इफेक्टिवनेस इतनी नहीं है। और ये बात मैं भी कहता हूँ कि इफेक्टिव नहीं है, और मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ऐसी मीटिंग हो के ये हमारे लिए खुशाइन बात है कि हमारे मुल्क में ऐसी मीटिंग हो रही है। ठीक है जी। लेकिन देखना यहाँ पे ये है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान को क्या हासिल हो रहा है। मुझे खदशा ये है और मैं डर ये रहा हूँ कि हासिल तो हमें कुछ होना नहीं है, क्योंकि OIC की इफेक्टिवनेस खुद बोली अपोजिशन गवर्नमेंट कि नहीं है। लेकिन खदशा ये है कि इस प्रोसेस में से गुजर के जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है कश्मीर का, जो बहुत अहम है और हमारे लिए तो जिंदगी मौत का सवाल है, उसको हम अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको हम जिक्र ही नहीं कर रहे, जबकि हम होस्ट हैं और हमारे मुल्क में मामला हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चले इससे हासिल और कुछ ना हो, हल कुछ ना हो, लेकिन कश्मीर का कम अज कम कश्मीर का हमारे सर पॉइंट आ गया। सर, इस पे आ जाए, मेरे पास टाइम बड़ा थोड़ा रह गया। जी सर। जी ऐसा। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो 47,000 आपने कहा ना जी सर, आप देखिए मुसलसल 3 साल से मुस्लिम नून को, हमारी लीडरशिप को अरेस्ट करके और अब देखिए जो कल परसों उन्होंने जो हमारे मशीरे दाखिला हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस तरह डैमेज करने की मुसलसल कोशिश की गई है हर। उसके बाद भी अगर हमने 47,000 वोट ले लिए हैं तो ये कम नहीं है सर। ओके, ठीक है, यू आर सेटिस्फाइड विद इट। पॉइंट इज दिस, बट साहब, यू आर सेटिस्फाइड विद इट। ठीक हो गया। पीपल्स पार्टी की तरफ आता हूं। खाद साहब, आप लोगों ने पहले 6,620 वोट लिए थे और अब आप लोगों ने 15,059 वोट लिए हैं, 8,400 तकरीबन 50 वोट आप लोगों ने ज्यादा। पीपल्स पार्टी किस तरह रिवाइव हो रही है? आप लोग समझ रहे हैं पंजाब के अंदर जो वोट बैंक आप लोगों ने लूज किया था उसको आप रिवाइव करना जा रहे हैं, टेकिंग इन माइंड लाहौर के इलेक्शन के अंदर भी आप लोगों का वोट बैंक बढ़ा है और अब खानेवाल के अंदर भी। जी देखें, जो साउथ पंजाब है उसमें शुरू से लेकर 71 से ऑनवर्ड जो मैक्सिमम सीटें थी वो पीपल्स पार्टी जीती थी, जिसको किंग्स पार्टीज ने, जो किंग्स थे, किंग मेकर्स थे,
उन्होंने चुरा कर ये वोट हमारे पीटीआई और ये जो एक नई दहशतगर्द तंजीम को इन्होंने तंजीम लबैक को जो है वोट दिला रहे हैं, ठीक है। अब ये अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो ये सारा खिताब पीपल्स पार्टी का शुरू से रहा है, और अगर मैनिपुलेशन नहीं होती है तो मुस्लिम लीग नून से भी ज्यादा वोट लेंगे। दूसरी बात, एक बात मैं अवाम के लिए कह दूं कि कल ये जो हो रही है इस्लामाबाद में वो साइमल्टेनियसली जो मैंने इंटरनेशनल मीडिया पर देखा, हिंदुस्तान जो है वो भी सबमिट कर रहा है, जिसमें सेंट्रल एशिया और दीगर ममालिक शरीक हो रहे हैं अफगानिस्तान के इशू पर। ठीक, तो ये भी ज़हन में रखना चाहिए। कीपिंग इन माइंड, पॉइंट आ गया सर आपका, ठीक हो किस तरह काम कर रही है, ठीक है। और दोनों जो हो रहे हैं उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे ये भी देखो। उस्मा, लास्ट मिनट है मेरे पास, मुझे जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले 47,917 वोट थे, अब 37,030 है, तकरीबन 10,000 के लोगों ने वोट आपको नहीं दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हुकूमत में है, क्या इशू है फिर? देखिए मंसूर, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जिस वक्त 2013 के इलेक्शन के बाद खान साहब का जो सबसे ज्यादा फोकस था वो इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर फोकस था, और वो कहते थे कि 4 हल्के खुलवा दें जिससे हमें पता चल जाए कि इलेक्शन ठीक हुए हैं कि गलत हुए हैं। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त ये आप क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें कि बाय इलेक्शन में आपको जिस तरह से पता है, अगर हम अपनी प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर देखें तो हमेशा ये होता रहा है कि गवर्नमेंट ही बाय हो और बाय क्रॉक वो अपनी सीट निकाल लेती है। लेकिन क्योंकि ये वाली जो सीट है खानेवाल की, ये ऑलरेडी ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो ये नून लीग की सीट थी और इसके ऊपर नून लीग जीत गई। और इसके अंदर आप ये भी देखें कि गवर्नमेंट ने अभी तक किसी बाय इलेक्शन के अंदर अपना कह लें कि अपनी अथॉरिटी को मनवाया नहीं, या उन्होंने इदारों को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। ये सीट जी के वो ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निकले। उस्मा, तो आपका पॉइंट आ गया जी। आई एम सॉरी, मेरे पास बिल्कुल टाइम खत्म हो गया जी। उस्मा, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, एम्बेसडर हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज ऑनरेबल जस्टिस शहजाद अहमद खान लाहौर हाई कोर्ट के ये मॉनिटरिंग जज भी हैं ATA कोर्ट्स के, इन्होंने आज एक मीटिंग की, और मैं लेट मी टेल यू कि ही इज़ अ वेरी गुड ब्रीड ऑफिसर, वेरी ऑनरेबल, और इन्होंने एक मीटिंग की जिसके अंदर इन्होंने तमाम जो जजेस थे फ्रॉम द एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स उनको इनवाइट किया, उसके साथ जो RPOs थे उनको इनवाइट किया, CTD, एडिशनल IG CTD, CCPO लाहौर, ऑल ऑफ देम दे वेंट देयर अलॉन्ग विद द IG प्रिजन्स, और ये लोग भी वहाँ पर गए। दहशतगर्दी के साथ साथ इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिन पे बात की, उन्होंने कहा कि जेल सिस्टम को एड्रेस होने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, उसमें जो खामियां हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली प्रिजनर्स कि सेफ्टी ऑफ प्रिजनर्स, आपको याद होगा अभी हाल ही में जो एक वाक़या हुआ था मॉल टाउन में, उसका भी मेंशन किया। उनके खाने का, बख्शी खानों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ की जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी है। सिम्स किस तरह मोबाइल्स और सिम किस तरह जेल्स में आ रही हैं, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा हिंदुस्तान में किरण बेदी हैं, एक फॉर्मर IPS ऑफिसर जो एज ए प्रो गवर्नर भी शी इज़ आई बिलीव वर्किंग, और जिस इनिशिएटिव पे वो काम कर रही है, मेरे ख्याल में ऐसे इनिशिएटिव्स पे पाकिस्तान को भी काम करने की ज़रूरत है। जेल रिफॉर्म्स मस्ट है। उन्होंने बड़ा इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि पंजाब पुलिस, CTD, ATA जजेस की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक मार्जिन है काम करने का, एक काम करने की और भी हो सकता है। कंसर्न्स जो था अप्रिशिएट किए उन्होंने पुलिस की जो शहादतें जो ओवर 1500 से ज़्यादा हैं, और कंसर्न जो जेल के सिस्टम को लेकर थे वो है। हम लोग हमेशा बात करते हैं रिफॉर्म्स की, हुकूमतें तमाम बात करती हैं रिफॉर्म्स की और पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जेल रिफॉर्म्स एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है इस मुल्क का, जिसको शायद लोग एड्रेस नहीं कर रहे। लेकिन मेरे ख्याल में आज जिस तरह जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब ने इसको एड्रेस किया है, और जो विजन उन्होंने अपनी दी है तमाम डिवीजन्स को, तमाम RPOs को, पुलिस को, प्रिजन्स को, होम को, इन सारों को, और उन तमाम जजेस को जो इसको देख रहे हैं, मेरे ख्याल में दैट्स हाउ यू शुड लीड। और अगर ऐसी चीज़ें लीड होंगी तो इंस्टीट्यूशंस भी स्ट्रांग होंगे और चीज़ें भी आगे बेहतर तरीके से चलेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।